सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आज के वीडियो के हमारे यूनिट 12 जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना बीपीसीसी 109 विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसमें हम लोग ने 11 यूनिट कवर कर लिए और आप लोगों के साथ रहा बहुत अच्छा। तो सब कुछ वीडियो अच्छा लाइक सब्सक्राइब से चलता रहा। और कोई भी आपने प्रॉब्लम हुई तो हर समय आपने कमेंट करके अपनी प्रॉब्लमों को साझा किया और आगे भी साझा करते रहे, जिससे कि वीडियो में आप सबको भी हेल्प होती रहे। कोई भी तो सामाजिक संरचना और मानव विकास, जब भी कोई समाज अनेक अलग अलग संदर्भों में प्रभाव की एक परस्पर क्रिया प्रस्तुत करता है जो विभिन्न प्रकार के मनोसामाजिक परिणामों की ओर ले जाते हैं। इन वर्षों में मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए विषय में प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता की ओर इशारा किया और विभिन्न सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर के लिए जिम्मेदार है। विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह सांस्कृतिक अंतर मानव विकास के बारे में प्रासंगिक स्पष्ट प्रदान करता है। भारत में हुए मानव विकास के शोध में रुझानों में देखते हुए पश्चिमी सिद्धांत, भाषाई प्रथाएं, ज्ञान मीमांसा और सत्ता मूलक मान्यताओं और शोध के तरीकों को स्पष्ट प्रयोग रूपन आसानी से दिखाई देता है। भारतीय समाज एक जटिल समाज है जिसमें सर्वत्र व्यापक आयामों में महत्वपूर्ण विविधताएं शामिल है। जैसे कुछ आयामों में जेंडर, जाति समानता, वर्ग, धर्म, निर्जातीयता, भाषीय विविधता, परिवार के प्रकार और सांस्कृतिक प्रथाओं में क्षेत्रीय विविधताएं शामिल है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के सांस्कृतिक रूप में जटिल वातावरण में विकास एकल समरूपी प्रक्षेपक विकास अनुसरण नहीं करता। इसके बजाय मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल हो जाती है। उपरोक्त सामाजिक संरचनाओं के निहितार्थों तथा उनकी मध्यस्थता की जाती है। इस प्रकार एक ही सांस्कृतिक संदर्भ में भी लोग अन्य विशिष्ट समूह और विकासात्मक प्रक्षेपण मुख्य रूप से समाज के भीतर उनके समूह के विशेष अधिकार के कारण एक भिन्न समूह की तुलना में विपरीत तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, मतलब समाज का विकास जो होता है, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, गांव में नहीं, अकेले घर में नहीं, तो उसका अलग सोसाइटी वाले का भी प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता रहता है और आप इसे रोक नहीं सकते। और भारतीय समाज एक जटिल समाज है जिसे बदलना नामुमकिन है। सब लोग अपनी अपनी प्रथाएं, अपनी अपनी चीजें लेके चलता है। बंगाली तरीके से चलता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान के बगल में होने पर वो बंगाली लोग बंगाली नहीं रहे और हिंदू के बगल में रहने पर हिंदू ना रहे। सब लोग अपनी प्रथाएं करते हैं। पूजा पाठ करने वाला पूजा पाठ करता है, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है, बंगाली उलू लुलू करता है और करते ही रहता है। ठीक है, और आगे हमारा नेक्स्ट है क्या, जाति। परिभाषित शब्द जाति सामाजिक स्तरीय एक प्रणाली से दर्शाती है जिसमें लोगों के समूह को अलग अलग पद, व्यवहार और विशेष अधिकार दिए जाते हैं। बेटे के अनुसार जाति विवाह, वंशानुगत सदस्यता और जीवन में एक विशिष्ट शैली की विशेषता है, जिसमें कभी कभी परंपरा द्वारा एक विशेष व्यवसाय का अनुसरण शामिल है होता है। आमतौर पर एक पदानुक्रमित प्रणाली कमोबेश अनुष्ठानिक स्थिति से जुड़ा होता है। शुद्धता बनाम अशुद्धता की धारणा भी जाति से जुड़ी होती है कि कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है। भारतीय संदर्भ में जाति और वर्ण जाति के रूप में समझा जाता है, किंतु जाति व्यवस्था 4 जाति वर्णों पर आधारित किया गया है। ब्राह्मण, पुजारी और अनुष्ठानकर्ता, दूसरी हो गई क्षत्रिय, तीसरी थी वैश्य और चौथी थी शूद्र। इसमें से पहले तीन को अनुष्ठानिक शूद्र रूप से शुद्ध माना जाता है कि ये शूद्र से हमेशा से ऊपर रहेंगे, ये कभी इसमें आ ही नहीं सकते। लेकिन आज का समाज ऐसा नहीं है। आज के समय में ये सब चीजें बहुत कम हो गई है। और लेकिन गांव में और शहरों में भी बहुत उच्च वर्ण के लोग जैसे कि ब्राह्मण ये सब चीजों में भी विश्वास रखते हैं। और क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी में इन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा। व्यापारी हमेशा बिजनेस और पैसे में ध्यान रखे। शूद्र हमेशा से ही अपने वर्ण को लेकर चिंतित नहीं रहे और अपनी लाइफ एंजॉय की है। परेशानी से मिली दोनों को शुरुआत से। ठीक है, तो जाति क्या होती है ये चीज आप इंडिया समाज में समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत पहले से डेवलप ली जाती है माइंडसेट में बहुत अच्छे तरीके से इंडियन लोगों में। वर्ग क्या होता है, तो परिभाषित शब्द सामाजिक वर्ग संपदा, स्थिति, प्रभाव जैसे कारणों
के आधार पर समाज के लोगों के स्तरीकरण को दर्शाता है। वर्ग, संपदा, कितने पैसा है, कितना अमीर है, रोकड़ा है कि नहीं तुम्हारे पास, स्थिति, क्या तुम गरीब तरीके से हो, स्थिति कैसी, घर बड़ा है, छोटा है, और प्रभाव, कोई लोग कम पैसा होता है, छोटा घर होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत होता है समाज में, जैसे कि कोई नेता का हो गया या किसी समाज सुधारक का, ऐसे लोग का प्रभाव होता है। तो वर्ग आप किस तरीके का है, इस चीज का भी सामाजिक संरचना और मानव विकास पर असर पड़ता है, आसपास पे और अपनों पर भी। उच्च वर्ग के परिवार कुछ होता है, उच्च वर्ग के परिवारों में लोगों की समाज में काफी संपदा, आमतौर पर विरासत मिली और स्थिति का आनंद प्राप्त होता है। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इस स्थिति में आमतौर पर व्यक्तिगत उपलब्धियां, शिक्षा और कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त होती है, जो बहुत मेहनत करता है। कड़ी मेहनत, जैसे होता है गरीब परिवार लेकिन मेहनत करके कोई सरकारी जॉब में चल जाए और अच्छे पोस्ट पे, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस एंड अदर्स। निम्न आय वाले परिवारों के स्वास्थ्य विकास के लिए कई बाधाएं हैं। सबसे पहले पारिवारिक परिस्थितियां, माता पिता और आय के आधार पर परिवार के पास उपलब्ध संसाधनों को आमतौर पर सीमित होते हैं और यह यहाँ तक कि अपर्याप्त भी होता है। इसके प्रसव पूर्व अवधि के दौरान माँ को दी जाने वाली देखभाल का स्तर आधार और प्रसव पूर्व विकास के लिए धीरे धीरे के लिए सीधे परिणाम होते हैं। शिशुओं को जन्म के समय उनके वजन और जन्म दोषों के साथ हो सकता है। बच्चे एनीमिया जैसे कुपोषित और कमियों से पीड़ित हो सकते हैं। जो निम्न आय वाले होते हैं परिवार, वो उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता, बहुत सारी परिवार में कठिनाइयाँ होती है। फिर आगे हमारे जेंडर, सामाजिक श्रेणियों के रूप में लिंग और जेंडर जीवन पर्याप्त विकास और प्रक्षेप पथ पे निर्धारित करने की एक प्रमुख भूमिका है। जेंडर चीज़ों को विकास में बहुत बड़ी बाधा होती है कि आपको जेंट्स टी शर्ट पसंद आ रही है, लेडीज टी शर्ट, ये चीज़ें भी बहुत पहले से आपके माइंडसेट में बिल्ड होना है, कहीं से स्टार्ट होती है, तभी आपकी पसंद भी हमेशा उसी स्टाइल में बिल्ड होती है। ये नहीं कि अब आप चल करके मेंस होने के बावजूद लेडीज सूट पहन रहे हो क्योंकि अच्छा लग रहा है, पता नहीं है कि, लेकिन आज के समय में ऐसा है कि कुछ भी अच्छा लगे, लेकिन पता चल जाए लेडीज हो तो वो लोग चीज़ें फिर पहनी ही नहीं जाती है। ठीक है, सामाजिक श्रेणियों के रूप में लिंग और जेंडर जीवन पर्याप्त विकास और प्रक्षेप पथ को निर्धारित करने की प्रमुख भूमिका निभाता है, जबकि जेंडर का निर्धारण जैविक विशेषता में विभिन्नताओं के आधार पर। जेंडर एक बहुआयामी घटना है जो सामाजिक रूप में निर्मित पुरुषत्व और स्त्रीत्व की भूमिकाओं, विशेषताओं और पहचानों से संबंधित है, जो व्यवहार को नियंत्रित करती है। इस संदर्भ में संस्कृति विभिन्न प्रकार के समाजीकरण एजेंटों के आकार देने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो लोगों के बीच जेंडर की समझ को सक्षम बनाते हैं कि इस जेंडर के लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, उसका शूज ये रहता है, उसका ये रहता है, वो बेल्ट यहाँ लगाएंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है। स्कूलों में भी लड़कियां स्कार्फ लगाती है, बच्चे लड़के टाई लगाते हैं, है ना। जेंडर प्रारूप निर्धारक, एक सालावस्था से ही विकास के मुख्य क्षेत्रों में जेंडर दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए बच्चों का स्वभाव और मनोसामाजिक विकास के अन्य पहलू जो शैशवावस्था के दौरान उभर कर आते हैं, उन्हें जेंडर द्वारा आकार दिया प्रतीत होता है। अध्ययन से पता चलता है कि लड़के उच्च स्तर की गतिविधि, चिड़चिड़ाहट और आवेग दिखाते हैं, जबकि लड़कियां अधिक प्रयासपूर्ण नियंत्रण और सहकारिता प्रस्तुत करती है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज़्यादा कर सकती हैं लेकिन लड़के तुरंत चिड़चिड़ापन स्टार्ट कर देते हैं अपने बर्ताव में। ठीक है, पर्यावरण का प्रभाव, माता पिता यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश समस्याओं में माता पिता के लिए अपने बेटों और बेटियों के विभिन्न व्यवहार, गतिविधियों और लक्ष्यों के लिए प्रोत्साहित करना आम बात है। छोटी छोटी चीज जैसे कि बच्चों के लिए खिलौना से खेलना चाहिए, लड़कों के लिए कार और लड़कियों के लिए गुड़िया, है ना, के लिए लेकर जीवन में बड़े निर्णय तक लोगों के जीवन के शुरुआती दौर से ही सिखाया जाता है। माता पिता पहले से ही इस चीज़ों का, लड़कों को प्लेन ला के देते हैं, लड़कियों को गुड़िया ला के देते हैं, बारबी डॉल पसंद है, ठीक है ना। समकक्षी भी चीज़ें दिखाते हैं। पावर क्या होता है, जैसे परिवार के अलावा बच्चे अपने समकक्षी से बहुत कुछ सीखते हैं। समान जेंडर वाले साथियों के साथ संबंध, जेंडर प्रारूप के खेल, प्राथमिकता, गतिविधियां, स्तर और यहाँ तक कि आक्रामकता के विकास से जुड़ा हुआ कहाँ है आक्रामकता के विकास से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा समान जेंडर वाले मित्र जेंडर प्रारूप व्यवहार से दृष्ट लेकिन विपरीत जेंडर व्यवहार की आलोचना का उपहास करते हैं। मतलब लड़कियों को चिढ़ाया जाता है कि तुम ऐसे 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 हो, ये लड़के इस चीज को ऐसे दिखते हैं। लड़कों को अधिक आसानी से चिढ़ाया जा सकता है या लेबल लगा दिया जाता है जब वो लड़कियों के साथ जुड़े व्यवहार में संलग्न होते हैं। वे शारीरिक रूप से अधिक आक्रामकता दिखाते हैं, जबकि लड़कियों के
संबंध परक रूप से आक्रामकता होने की आदत होती है। शिक्षक ये होता है कि लड़कियां कम मार खाती है, लड़कियों को डंडे से नहीं मारा जाता है। हम लोग के भी स्कूल और कोचिंग में था कि लड़कियां को बॉक्स से मारते थे, हम लोग को डंडे से मारते थे। तो यह अंतरता दिखाता था कि ऐसी बात हमेशा रहती है। अध्ययनों से पता चलता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को शिक्षक अधिक ध्यान मिलता है। शिक्षक भी अक्सर छात्रों, ये गलत लाइन है कि अधिक ध्यान मिलता है, हो सकता है मिलता हो किसी के कोचिंग वोचिंग स्कूल में, गलत है, जबकि अधिक ध्यान लड़कियों को मिलता है। जेंडर अनुकूलित सांस्कृतिक धारणाओं में आधार पर विभिन्न गतिविधियां और क्षेत्रों में भाग लेने की प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए भाषा, कलाओं और स्त्रियोचित्र बनाना, हाँ, लड़कियों को कला करने में और लड़कों को भाषण देने में, ये सब चीज़ों में होता है। खेल में लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है। आर्ट सेक्शन में लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है। और क्या होता है, जो होता है खाना बनाने वाला, होम साइंस में भी लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है। जेंडर पहचान एक महत्वपूर्ण विकासात्मक नियत कार्य पुरोचित और स्त्रियोचित गुणों के आधार पर स्वयं का एक प्रतिनिधित्व का जेंडर पहचान तैयार करना है। अध्ययनों से पता चलता है कि 24 में से 30 महीने के बच्चे अपने जेंडर की पहचान संकेत दिया। जेंडर पहचान को प्रभावित करने वाले कई कारक है जो नीचे स्पष्ट है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिस हिसाब से सामाजिक रूप से वो सीखता है, जेंडर पहचान करता है बाल अवस्था के दौरान, क्योंकि बच्चों में अपने आसपास के लोगों के अवलोकन और आधार पर कुछ व्यवहारों और दृष्टिकोण का प्रभाव बच्चों की आत्म अनुभूति पर पड़ता है और यह जेंडर के रूप के विचारों के आंतरिक स्वीकार कर लेते हैं। संज्ञात्मक विकासात्मक सिद्धांत, दूसरी ओर संज्ञात्मक विकासात्मक सिद्धांत जेंडर संबंधी व्यवहारों से पहले आत्म अनुभूतियों के विकास पर जोर देता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बच्चे पहले जेंडर स्थिरता के बारे में धारणा विकसित करते हैं और बाद में इस जानकारी का उपयोग अपने जेंडर व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं। हालांकि इस सिद्धांत के लिए समर्थन सीमित है। जेंडर मनोबंध सिद्धांत, जेंडर मनोबंध स्कीमा सिद्धांत जेंडर भूमिकाओं के बारे में उनकी धारणाओं को आकार देने में सामाजिक अधिगम और बच्चों को संज्ञान दोनों की भूमिका को दिलचस्प मिश्रण पुरस्कृत करता है, जिसे पुरस्कार के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। सामाजिक श्रेणी के रूप में जेंडर के निहितार्थ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड कर दो। निजातीयता, विकास की प्रक्रिया पर एक और प्रभाव निजातियां द्वारा डाला जाता है। नस्ल शब्द का साथ अक्सर भ्रमित। निजातियां एक बहुत व्यापक शब्द है जिसका उपयोग लोगों के समूह का उसकी संस्कृति, पहचान, अभिव्यक्ति के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। निजातियां का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ जनसांख्यिकीय कारकों, क्षेत्र, एक समान भाषा, आहार, पोशाक और संस्कृति शामिल है। इस प्रकार इसमें जैविक और सामाजिक रूप से विरासत में मिली दोनों विशेषताएं शामिल है। विकासात्मक मनोविज्ञान के निर्जातीयता की सामाजिकता के रूप में निर्मित धारणाओं का पता लगाना भी आम है। विकास के संदर्भ में निजातीय की भूमिका की पड़ताल करने वाले शोध ने कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों की ओर इशारा किया। इन इम्तिहान श्रेणीबद्ध विकास एक विशेष जातीय समूह पर संदर्भों के लिए विलक्षण है। इसके अलावा मतलब एक विशेष समाज को पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं, वो हो जाती है आपकी निर्जातीयता, एक धर्म, एक संस्कृति और एक विशेष पर्व को पहचान करना या कुछ या एक शब्द में बांध देना हो जाती है निर्जातीय। विकास की पहचान की विकास कैसे होती है, कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, फिर गरीब असमानता एवं वचन। ठीक है, यद्यपि हमने अपने और गरीब असमानता एवं वंचन वंचन यद्यपि हमारे सामाजिक वर्गों के प्रकारों की चर्चा की है, तो एक महत्वपूर्ण विकासात्मक संदर्भ जो गरीबी को चिन्हित के लिए संसार में बड़ा भाग मौजूद है। अधिकांश समाजों में अलग अलग परिणाम और सामाजिक असमानताएं प्रचलित है और यह कई हाशिए पर रहने वाले समुदाय स्वयं को गरीबों से जूझते हुए पाए जाते हैं कि गरीब सब चीज को खराब कर देते हैं, हमारा लुक बिगाड़ देते हैं, इनके कारण देश पिछड़ रहा है। बहुत सारी धारणाएं होती है लोगों के मन में अपनी अपने तरीके से, हालांकि जूझते हुए पाते हैं। हालांकि
धनता शब्द की कई परिभाषाएं, परंतु सीधे शब्दों में कहे तो इसे एक गंभीर वंचन की स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो लोगों की उनकी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, सुरक्षित सुविधाएं, आश्रय, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि को पूरा करने में असमर्थ बना देती है। गरीबी की प्रमुख विशेषता आय की कमी से संबंधित है, हालांकि इसे बहिष्करण के अनुभव, विकल्पों और गरिमा की कमी और हिंसा की सुहार्दता के साथ समझा गया है। विकासात्मक संदर्भ में गरीबी और निहितता जटिल एवं बहुआयामी है। वंचन पृष्ठभूमि में अनेक शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक पीड़ाओं से पीड़ित है। उनको खराब शारीरिक स्वास्थ्य, धीमे धीमे कम संज्ञानात्मक विकास, शिक्षा और सीमित पहुंच, मानसिक असव अस्वस्थता तथा अनेक शब्द भयग्रहण से संबंधित विकास और समाजीकरण का अनुभव करना पड़ता है। भारतीय संदर्भ में बाल श्रम भी एक गंभीर खतरा है। गरीबी को कई तरीके से सामाजिक विकास होता है। कई लोग इसे ऐसे दिखाते हैं कि लोग समाज में बहुत गलत है, इन सबके साथ नहीं रहना, इनके सबके साथ नहीं उठना। और कोई वर्ण ऐसा होता है कि ये दिखाता है कि ये कुछ ही चीज़ों की इनकी कमी है, बाकी इनका जीवन बहुत अच्छा ही बिता सकते हैं, जिसमें है भोजन इनको कमी है, सुरक्षित पेय नहीं मिल रहा है, स्वच्छता नहीं मिल रही है, सुरक्षित आश्रय नहीं है और स्वास्थ्य नहीं है और शिक्षा नहीं है। ये चीज़ें अगर इनके पास हो और इनको इन चीज़ों में थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया जाए तो ये अपनी गरीबी को खत्म करके देश के तरक्की में अपना सहयोग करेंगे और हमारे साथ साथ कदम मिला के चलेंगे। लेकिन कुछ लोग इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। संस्कृति और विकास, संस्कृति का विकास जीवन परत में चलता रहता है। भारतीय संदर्भ में ये एक निरंतर चलने वाली घटना है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, पितृपक्ष, सावन, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जो संस्कृति के अनुसार विकास करती रहती है। खाना भी होता है उसी में और जीवन भी होता है उसी में मानव विकास अटूट संबंध होता है जो संस्कृति का। संस्कृति से विकास के सभी प्रमुख क्षेत्रों में ये एक व्यक्ति जिन परिवर्तनों से गुजरता है उनमें कई संदर्भ होते हैं, जैसे कि बताए हर त्योहार हर चीज़ जैसे परिवर्तन से गुजरते रहते हैं। उनके सांस्कृतिक संदर्भ में कई महत्वपूर्ण चार राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हालांकि हालांकि विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचार के रूप में सांस्कृतिक संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करना काफी हद तक सीमित है। इस क्षेत्र में अकादमिक प्रवचन पश्चिमी प्रतिमानों में अंतर्निहित बना हुआ है। अनेक संस्कृतियों के विद्वान केवल विदेशी संदर्भ में उत्पन्न निष्कर्षों में अपनी संस्कृति का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से प्रचलित प्रतीत होता है। भारतीय संदर्भ में परंपरागत प्रणालियों जैसे योग, ध्यान, अंतर्निरीक्षण और यह सभी धर्म के निहित उपचार पद्धति कई मनोवैज्ञानिक घटनाओं की ओर से सार्थक समझ प्रदान कर सकती है। इसके अलावा पश्चिमी उपकरण जैसे विधियों को अपनाना न केवल उसमें सांस्कृतिक आधार के कारण अनुपयुक्त हो सकती है, बल्कि उन सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हो सकती है जिसके पास ऐसे प्रयासों में ठीक से भाग लेने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं हो सकता है। मतलब संस्कृति एक बहुत अच्छा प्रभाव आपके कैरेक्टर पे लगाती है, जिसमें आप अपना मनोबल, अपनी आत्म क्षमता, आत्मनिरीक्षण और बहुत सारे गुण सीख सकते हो और उसके अनुसार अपने आप को बिल्ड कर सकते हो और दूसरों से प्रभाव से, अपने भगवानों से, अपने देवताओं से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से सीख करके अपने जीवन को एक बहुत अच्छी तरीके से अपना व्यक्तित्व बना सकते हो और उनका विकास में बहुत अच्छा योगदान रहता है। तो गाइस कहानी इस चैप्टर की यहीं खत्म हो गई। ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अगर आपको कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम हुई हो वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो आपका सबसे ज़रूरी काम है। और अगर सबसे ज़रूरी काम की बात करें तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे। सो गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय, जाओ।